नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्डिंग ज्ञान चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर की क्या टास्क होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या किसी भी इंडस्ट्री में वेल्डिंग एक्टिविटी को देखने के लिए उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं EN ISO 14731 ये जो स्टैंडर्ड है, ये वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर की टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है। जो ISO 3834 है, ये वेल्डिंग QMS का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ वेल्डिंग। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। जो एनेक्चर ए है, वो क्या कहता है, जो रिकमेंडेशन फॉर टेक्निकल नॉलेज इन वेल्डिंग, जो उसके लिए जो है टेक्निकल नॉलेज के लिए रिकमेंडेशन क्या होगी। तो उसमें 6.2 में जो है क्लॉज में वो दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल वेल्डिंग कोऑर्डिनेशन पर्सनल, तो इसकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए IIW कोर्स कराती है, IWE की, IWT की और IWS की, जो इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में है। तो उस कोर्स में जो भी उसका कोर्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अगर जो नॉलेज है, तो वो जो है वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर बन सकता है। इसमें वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी का नॉलेज, जैसे वेल्डिंग में क्या टेस्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसे होना चाहिए, प्रोसेस को कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कंज्यूमेबल को कैसे टेस्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उसका क्या प्रोसीजर होता है, और वेल्डिंग मेटलर्जी, पेरेंट मटेरियल, वेल्डिंग पावर सोर्स, इस सब के बारे में जो है पढ़ाई जाती है। तो आइए अब हम एनेक्चर बी, जो कि कहता है एसेंशियल वेल्डिंग रिलेटेड टास्क इन अकॉर्डेंस विथ ISO 3834। तो सबसे पहले उसमें आती है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट। तो रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट क्या बताता है, कि जैसे आप प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, कोई अगर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कौन सा स्टैंडर्ड यूज होना है, कोई सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद जो है कैपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर टू मीट द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट, क्या हम जो ऑर्डर ले रहे हैं, क्या जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए जो है ये इंडस्ट्री कैपेबल है कि नहीं है, या कोई बाहर से मशीनरी लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या इनके पास जो है कॉम्पिटेंट पर्सनल जैसे वेल्डर या वेल्डिंग ऑपरेटर इसके लिए है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है एनालाइज करना पड़ता है। अब आते हैं हम टेक्निकल रिव्यू में। तो टेक्निकल रिव्यू में क्या करना पड़ता है, जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, और वेल्ड जॉइंट प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट है उसकी ड्राइंग जो है, उसमें वेल्ड जॉइंट्स जो है कौन सा मांगा हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारा कुछ रिव्यू करना पड़ेगा। द जॉइंट लोकेशन विथ रिलेशन टू डिजाइन रिक्वायरमेंट, जो जॉइंट है उसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे वो वेल्डिंग होना है, उसका मतलब डिजाइन में जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस साइज में होना चाहिए, किस लोकेशन पे होना चाहिए, कितना लेंथ में होना चाहिए। क्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट फॉर वेल्ड्स, अब जैसे वेल्डिंग कर दिए तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड रेफर करेंगे, कस्टमर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं मांगा हुआ है। ये सारा कुछ आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या हम वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हो सकता है कि नहीं, या उसके लिए हमें कोई प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, ये सारा कुछ रिव्यू करना पड़ेगा। द लोकेशन, एसेसिबिलिटी एंड सीक्वेंस ऑफ वेल्ड, जहाँ पे वेल्डिंग सिंबल दिया हुआ है, क्या वहाँ पे जो है वेल्डिंग कर सकता है कि नहीं। उसके बाद जो है वो वेल्डिंग कब करना है, किस सीक्वेंस में करना है, इंक्लूडिंग एसेसिबिलिटी फॉर इंस्पेक्शन एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो अब जैसे वेल्डिंग करेगा तो क्या वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं, वेल्डिंग करने के बाद वहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो सकता है कि नहीं, कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है, कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है, ये सारा कुछ आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अदर वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे बैच टेस्टिंग, कंज्यूमेबल का, फेराइट कंटेंट, अगर जो वेल्ड मेटल का देखना है वो, हाइड्रोजन कंटेंट देखना है वो,
बैकिंग यूज़ करेंगे कि नहीं, पिनिंग, सरफेस फिनिश कैसे करना है, वेल्ड जॉइंट जो है वो बनाना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारा कुछ वेल्डिंग का प्रोफाइल कैसा माँगा हुआ है, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ आपको रिव्यू करना पड़ेगा। द डायमेंशन एंड डिटेल ऑफ जॉइंट प्रिपरेशन एंड कंप्लीटेड वेल्ड। अब जैसे जॉइंट जो बनाते हैं वेल्डिंग से पहले, वो जो है प्रिपरेशन किया गया है तो उसका डायमेंशन सही है कि नहीं है, उसका रूट गैप सही है कि नहीं है, ग्रूव का साइज़ सही है कि नहीं है। अगर जो वेल्डिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है उसका डायमेंशन जो माँगा हुआ है एज़ पर स्टैंडर्ड वो सही है कि नहीं है। ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे। अब जैसे हम वेल्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं दूसरे जगह से भी हम वेल्डिंग सप्लायर से वेल्डिंग करवा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमें? विथ रिगार्ड टू सबकॉन्ट्रैक्टिंग, द सुटेबिलिटी ऑफ एनी सबकॉन्ट्रैक्टर फॉर वेल्डिंग फैब्रिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। जो क्या वहाँ पे हम वेल्डिंग करवा रहे हैं तो उनके पास भी कॉम्पिटेंट पर्सनल है कि नहीं है? उनके पास जो है वेल्डर इस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उनके पास वो मशीनरीज़ अवेलेबल है कि नहीं है? वो मशीन जो है अवेलेबल है, वो कैपेबल है कि नहीं है? ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वेल्डिंग पर्सनल का आता है। तो वेल्डिंग पर्सनल में हमें क्या-क्या रिव्यू करना है? जो वेल्डिंग पर्सनल में हम देखेंगे जो वेल्डर क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, या वेल्डिंग ऑपरेटर है या ब्रेज़र है या ब्रेज़िंग ऑपरेटर है, ये सारा क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, वो उस रेंज में क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए सूटेबल होगा कि नहीं होगा या हमें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं इक्विपमेंट में। तो इक्विपमेंट में हमें क्या करना है? द सुटेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। वेल्डिंग और वेल्डिंग के साथ जो जुड़ा हुआ इक्विपमेंट है, जैसे फ्लो मीटर आ गया, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर आ गया, ये सारा कुछ जो है हमें देखना पड़ेगा। जो वो चीज़ है कि नहीं है, वो सूटेबल होगा इसके लिए कि नहीं। ऑक्सिल उसके बाद आता है ऑक्सिलियरी एंड इक्विपमेंट सप्लाई आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग। जैसे जो भी मशीन है या कंज्यूमेबल है या उसका हैंडलिंग का तरीका क्या है, वो आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो पीपीईज़ होते हैं, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है जो वेल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है डायरेक्टली जो है रिलेटेड है, उसका भी हमें देखना पड़ेगा जो उस चीज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं है या वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद आते हैं इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो चीज़ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे मशीन में जो है हमें जो हमारे पास अवेलेबल मेंटेनेंस शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल होगा कि नहीं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है इक्विपमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जो इक्विपमेंट है, उसका वैलिडेशन, वो भी हमें देखना पड़ेगा। जो ये इक्विपमेंट ओके है कि नहीं ओके है, ये एज़ पर पैरामीटर जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका जो है आउटकम्स जो आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है, वो सही है कि नहीं है। ये सारा कुछ हमें रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जो है वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर का या उसमें क्या एक्टिविटी होगी, उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है जो रेफरेंस टू द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन फॉर वेल्डिंग एंड एलीड प्रोसेस। जो आप वेल्डिंग करोगे या प्रोडक्शन चलाओगे, उसके लिए आपके पास डब्ल्यूपीएस है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है, या कोई अगर जो एलीड प्रोसेस जैसे ब्रेजिंग है या कोई अदर प्रोसेस हम अगर जो डिफ्यूजिंग ये सब अगर जो यूज कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए जो है हमारे पास कंट्रोल्ड पैरामीटर है कि नहीं है? उसके लिए प्रॉपर वर्क इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है? ये चीज़ देखना है। द सीक्वेंस इन व्हिच द वेल्ड्स आर टू बी मेड। किस सीक्वेंस में वो वेल्डिंग होना है? जैसे 20 जगह 25 जगह पे वेल्डिंग हो रही है, तो पहले सबसे पहले कौन-सा वेल्डिंग होगा, उसके बाद कौन-सा होगा? ये सीक्वेंस हमें देखना पड़ेगा जो है कि नहीं है, क्या सीक्वेंस रखना है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन, जो जैसे वहाँ पे ज़्यादा अ, तेज़ हवा तो नहीं बह रही है, वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं आ रही है, कहीं बारिश का बूँद तो उस पे नहीं पड़ रहा है।
वेल्डिंग किए हुए पार्ट पे वेल्डिंग करते वक्त, तो ये सारा कुछ हमें रिव्यू करना पड़ेगा। द एलोकेशन ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, अब जैसे वहाँ पे वेल्डर को एलोकेट करते हैं, जो इस जगह पे ये वेल्डर वेल्डिंग करेगा, तो क्या वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो इस रेंज में क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इक्विपमेंट फॉर प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीट ट्रीटमेंट, जो हमारे प्री हीट या पोस्ट हीट ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट होंगे। उसके बाद टेम्परेचर इंडिकेटर होगा, ये सब चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे अगर जो इंडक्शन हीटिंग करना है तो उसके लिए कॉइल अवेलेबल है कि नहीं है। उसको मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारा कुछ देखना पड़ेगा हमें। द अरेंजमेंट फॉर एनी प्रोडक्शन टेस्ट, अगर जो प्रोडक्शन करने के बाद जो टेस्ट करना है उस पे एनडीटी, तो एनडीटी के लिए जो है इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, या उसके लिए जो कंज्यूमेबल हमें चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। या डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, तो क्या उसके लिए हमारे पास इचेंट है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप है कि नहीं है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर्स। With regard to qualification of welding procedure, the method and range of qualifications shall be considered. अगर जो आप वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसका मेथड क्या है, वो जो है किस प्रोसेस से हो रहा है, उसका रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें हम जितने भी एसेंशियल वेरिएबल होते हैं उसको हमने फुलफ़िल किया कि नहीं किया, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन पे, जो B.8 है। विथ रिगार्ड टू वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, द रेंज ऑफ क्वालिफिकेशंस शैल बी कंसीडर्ड। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए भी हमें जो है रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो कंसीडर करना है। उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शन है। विथ रिगार्ड टू वर्क इंस्ट्रक्शन, द इशूइंग एंड यूज ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन शैल बी कंसीडर्ड। जैसे हम इशू कर रहे हैं, तो वर्क इंस्ट्रक्शन, तो वो इशू किसको कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा, फिर उसको यूज़ कौन करेगा, कैसे यूज़ करना है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम वेल्डिंग कंज्यूमेबल पे। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल को जो है वैलिडेट करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये कंपैटिबल है कि नहीं है। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई मेटलर्जिकल कंपैटिबिलिटी की डिफ़रेंस तो नहीं आएगी, ये देखना पड़ेगा। फिर डिलीवरी कंडीशन, अगर जो सप्लायर हमें दे रहा है, तो वो किस कंडीशन में दे रहा है, उसका पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है, कहीं वो उस पे रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे कोटिंग तो नहीं लूज़ है, कहीं फ्लक्स जो है वो प्रॉपर एडहेयर है उसके साथ रॉड के साथ कि नहीं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अगर जो गैस ही दे रहा है तो उसका मिक्सचर प्रॉपर सही है कि नहीं है, आइडेंटिफिकेशन सही है कि नहीं है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। एनी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स इन द वेल्डिंग कंज्यूमेबल परचेजिंग स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट। अगर जो कोई सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो परचेज करने के लिए उसको हम जो है कोई स्पेशल इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि नहीं है, हमारा स्पेसिफिकेशन क्या होगा परचेजिंग के लिए, हम उसको पहले ही दे दें जो हमारा ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, आप अगर जो इस कंडीशन में अगर जो दोगे तभी आपका कंज्यूमेबल एक्सेप्ट होगा। द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल, जो हम वेल्डिंग कंज्यूमेबल ले रहे हैं उसका स्टोरेज एरिया वो सही है कि नहीं है, उसका एनवायरनमेंट सही है कि नहीं है स्टोरेज का, और हैंडलिंग उसका हम कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद अगला है मटेरियल। मटेरियल में क्या है, जो हमें क्या-क्या कंसीडर करना पड़ेगा। जो मटेरियल का जो है हमारा सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, मटेरियल परचेजिंग स्पेसिफिकेशन होगा, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट होगा मटेरियल के लिए, वो सारा कुछ हम डिमांड करेंगे सप्लायर से। द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल, जो उसका स्टोरेज कर रहे हैं वो किस कंडीशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, जो मटेरियल हम
परचेज कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें कैसे अ, मेंटेन करना है, तो वो ईज़िली ट्रेसेबल हो, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। मटेरियल के बाद आ जाते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बिफोर वेल्डिंग। तो अगर जो वेल्डिंग से पहले हमें इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करना है, तो वहाँ पे हम क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले आता है सूटेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ वेल्डर्स एंड वेल्डिंग ऑपरेटर्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, उसका हम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देखेंगे। वो देखेंगे जो इस रेंज में क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, वो इस पोज़ीशन में क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है, वो इस प्रोसेस के लिए क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है। तो ये उसका अगर जो इस प्रोसेस में क्वालिफ़ाइड है, तो वो कितने थिकनेस के लिए क्वालिफ़ाइड है, पाइप के लिए क्वालिफ़ाइड है कि प्लेट के लिए क्वालिफ़ाइड है, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। द सूटेबिलिटी ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफ़िकेशन, क्या वो प्रोडक्ट जो वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए डब्ल्यूपीएस है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफ़िकेशन है कि नहीं है? अगर जो नहीं है, तो हम उसको पहले जो है डब्ल्यूपीएस बनाने के लिए पीडब्ल्यूपीएस बनाएँगे, जैसा कि हमने पहले इससे पहले लेक्चर में बताया हुआ है। द आइडेंटिटी ऑफ पैरेंट मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है या जिससे हम पार्ट बना रहे हैं चाइल्ड पार्ट का, तो उसका आइडेंटिटी होना चाहिए और जो है आइडेंटिफ़ाइड होना चाहिए, जो कहाँ से लिया गया है। द आइडेंटिटी ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वेल्डिंग कंज्यूमेबल का बैच नंबर क्या है, कहाँ से सप्लाई हुआ, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉइंट प्रिपरेशन, जैसे शेप डायमेंशन जॉइंट का जो होता है, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा वेल्डिंग से पहले। फिट अप जिगिंग एंड टैकिंग, जैसे वो फिट कर रहा है, उसको लगा रहा है, तो कहीं मिसअलाइनमेंट तो नहीं है। वो जो है टैकिंग जो कर रहा है, वो सही लोकेशन पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने जगह पे टैकिंग होना चाहिए या जितने पार्ट अटैच होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ। एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इन वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जैसे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। जैसे होल्डिंग टाइम हम बढ़ा सकते हैं, उसका जो है क्लैंपिंग सिस्टम कहाँ-कहाँ पे लगाना है, वो सारा कुछ, या टैकिंग जो है कितनी जगह पे करना है, कितने सीक्वेंस में वेल्डिंग करना है डिस्टॉर्शन को बचाने के लिए, ये सारा कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। द सूटेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग कंडीशन फॉर वेल्डिंग इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, जो वेल्डिंग एरिया है, उसका वर्किंग कंडीशन भी हमें देखना पड़ेगा, जो ये सूटेबल है कि नहीं, वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रॉपर है वेल्डिंग के लिए कि नहीं, एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है, लाइटनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वो तो बिफोर वेल्डिंग का था, अब जो है जब वेल्डिंग हो रहा है उस समय में हमें क्या करना है? उसके लिए हमें क्या करना है? एसेंशियल वेल्डिंग पैरामीटर, जैसे वेल्डिंग करंट हो गया, आर्क वोल्टेज हो गया, ट्रेबल स्पीड हो गया, प्रीहीट टेम्परेचर हो गया, इंटरपास टेम्परेचर हो गया, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। द क्लीनिंग एंड शेप ऑफ रन्स एंड लेयर्स ऑफ वेल्ड मेटल, जैसे हम लेयर के बाद जो दूसरी लेयर मार रहे हैं, तो उससे पहले का लेयर प्रॉपरली क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका वेल्डिंग का शेप जैसा मांगा हुआ है वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर जो बैक गॉसिंग करना है तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब सारा कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद वेल्डिंग सीक्वेंस जैसा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग वेल्डिंग कर रहा है या वेल्डर अपना सीक्वेंस खुद ही बना रहा है, ये देखना पड़ेगा। करेक्ट यूज़ एंड हैंडलिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल, अ, जो जहाँ पे जो कंज्यूमेबल यूज़ होना है वही हो रहा है कि कोई डिफेक्टिव कंज्यूमेबल भी यूज़ हो रहा है। उसका हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, फीफो सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्टॉर्शन का कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जैसे डायमेंशन चेक करना है, ये करना है, वो सारा कुछ जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं हम इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आफ्टर वेल्डिंग। अगर जो वेल्डिंग हो गया उसके बाद हमें क्या करना है? द यूज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन फॉर कंप्लीटनेस ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग डायमेंशन शेप, ये सब देखना पड़ेगा। जो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई सरफेस पे डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, विजुअल क्रैक, ये सब सारा कुछ विजुअली चेक करेंगे। द यूज ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग,
अब जैसे उस पे कौन-कौन सा एनडीटी मेथड जो है यूज़ होना है, उसके बाद कौन-सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम उस पे परफ़ॉर्म करेंगे उसको पार्ट को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद द फॉर्म, शेप एंड टॉलरेंस एंड डायमेंशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब जैसे बना दिए उसके बाद जो है उसका जो फॉर्म होना चाहिए, जो शेप होना चाहिए या टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस के अंडर में है कि नहीं है, डायमेंशन प्रॉपर एज़ पर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, द रिजल्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ पोस्ट ऑपरेशन जैसे पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है, एजिंग है, ये इस सब का रिजल्ट जो है, उसका रिकॉर्ड जो है, वो सब कुछ उसके बाद चेक करना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में क्या आता है अगर जो हम डब्ल्यूपीएस में जो दिए हुए हैं, जो स्पेसिफिकेशन में दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि नहीं, उसका कूलिंग रेट है या पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए जो है टेम्परेचर है, मेथड है, वो सब चीज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉन कन्फॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन। विथ रिगार्ड टू नॉन कन्फॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन, द नेसेसरी मेजर्स एंड एक्शन जैसे वेल्ड रिपेयर है, तो उसका रीअसेसमेंट है रिपेयर वेल्ड का। उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन जो आगे अ, करेक्टिव एक्शंस जो ले रहे हैं वो, ये सब सारा कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। जो अगर जो रिपेयर कर रहा है तो उसके बाद फिर से वो प्रॉपर्ली चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन ओके है कि नहीं है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेजरिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट। With regard to the calibration and validation of measuring, inspection and testing equipment, the necessary methods and actions shall be considered. अब जैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं या वैलिडेट कर रहे हैं, तो उसका जो है हमारा मेथड प्रॉपर होना चाहिए। अगर जो उसमें कोई फ़ॉल्ट आई तो उसको उस समय में हम सही करवाएँ। तो उस पे क्या अब जैसे मशीन ब्रेकडाउन में आ गई, उसके बाद हम फिर रीयूज़ के लिए लाए, तो हम पहले जो है वैलिडेट कर लें, जो ये रीयूज़ लाइक है कि नहीं है या अभी भी इसमें कोई डिफेक्ट है, तो हम एज़ पर डब्ल्यूपीएस चला करके उसको हम वैलिडेट करेंगे जो हाँ, रिज़ल्ट ओके आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। तो फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी कंसीडर्ड विथ रिगार्ड टू आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। सबसे सबसे पहले आता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान्स। जो आपका प्रोडक्शन प्लान है ये कब का है, ये देखना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ राउटिंग कार्ड्स, वो राउटिंग कार्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो किसके अगेंस्ट ये प्रोडक्शन चला है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्ड लोकेशंस एंड इन कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग जहाँ जहाँ पे हो रहा है, जितनी जगह पे मांगा हुआ है, वो चीज़ आइडेंटिफाइड है कि नहीं, वो उतनी जगह पे वेल्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल, जो इसके लिए कोई टेस्टिंग हो रहा है या मेजरमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो है प्रोसीजर बना हुआ है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल हैं कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल, जैसे वेल्डिंग कंज्यूमेबल है तो वो कहाँ से आया, उसका ट्रेड नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन से बैच में आया, उसका कास्ट नंबर क्या है, ये सारा कुछ जो है वेल्डिंग कंज्यूमेबल का हमें देखना पड़ेगा। द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ पेरेंट मटेरियल, जैसे पेरेंट मटेरियल जो है हमारा, पेरेंट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, चाइल्ड पार्ट्स के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है, तो वो किस टाइप का है, उसका कास्ट नंबर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, कहाँ से आया है, ये सारा कुछ जो है पता होना चाहिए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ रिपेयर्स, अब जिस जगह पे रिपेयर होना है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद फिर ओके होने के बाद जो है फिर से रीअसेसमेंट के बाद ओके हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ टेम्प्रोरी अटैचमेंट, अगर जो कोई अटैचमेंट लगा रहे हैं टेम्प्रोरी, डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए या मेल्ट थ्रू को कम करने के लिए, तो ये सब चीज़ जो है आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो वो किस साइज़ का लगेगा, किस शेप का लगेगा, किस लोकेशन पे लगेगा, ये सारा कुछ होना चाहिए ट्रेसेबल। ट्रेसेबिलिटी फॉर फुल्ली मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूनिट्स
टू स्पेसिफिक वेल्ड। कोई अगर जो स्पेशल वेल्ड है और वो जो है कोई मैकेनाइज्ड पे को ऑटोमेटिक वेल्डिंग पे होना है, तो उस चीज़ का भी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी ऑफ वेल्डर एंड वेल्डिंग ऑपरेटर टू स्पेसिफिक वेल्ड। अब उस लोकेशन पे वेल्डिंग करने के लिए जो वेल्डर है, वो जो है या वेल्डिंग ऑपरेटर है, उसको भी ट्रेसेबल होना चाहिए। जो कौन-सा वेल्डर जो है इस वेल्डिंग को किया है, इतने नंबर पार्ट को किसने वेल्डिंग किया है, इस लोकेशन पे किसने वेल्डिंग किया, वो भी ट्रेसेबल होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिक वेल्ड। अब जैसे किस प्रोसीजर डब्ल्यूपीएस के अगेंस्ट जो है ये वेल्डिंग हो रहा है, तो वो चीज़ भी ट्रेसेबल होना चाहिए। जो किसको फॉलो करते हुए ये वेल्डिंग किया गया है या एसेंशियल वेरिएबल कहाँ से लिया गया है। उसके बाद है क्वालिटी रिकॉर्ड। विथ रिगार्ड टू क्वालिटी रिकॉर्ड, द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड। जैसे कोई रिकॉर्ड बनाते हैं वेल्डिंग से रिलेटेड, कोई सब कंट्रैक्टर का डॉक्यूमेंट है, वो सब सारा कुछ जो है हमारे पास रिकॉर्ड जो है मेंटेन होना चाहिए एज पर डिफाइंड रिटेंशन पीरियड। थैंक यू, धन्यवाद। हमें हमने आज जितना बताया, अगर जो इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, तो वेल्डिंग एक्टिविटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और उस इंडस्ट्री में वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे कार्य होंगे, परफॉर्मेंस लेवल बना रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं जो किसी टॉपिक पे अगर जो बनाया जाए, आपको बताया जाए, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं।